को मैं मंच पे बुलाऊं, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि हमारे दो प्रतिभागी किसी कारणवश अपनी ऑडिशन तिथि पर उपस्थित नहीं हो पाए थे। उन्हें भी आज एक मौका दिया जा रहा है, लेकिन इसके लिए उन्हें हमारे वेटिंग जोन के उन धुरंधरों से टकराना होगा और ये साबित करके दिखाना होगा कि ये उन्हें टक्कर देने के काबिल हैं। तो ये रही वो खास बात जो आप सबको बताना जरूरी था। और आइए इससे पहले कि ये महासंग्राम शुरू हो, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने उन धुरंधरों को जिन्होंने कितनों से खुद को बेहतर साबित करके दिखाया है और अपनी हार को जीत में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में आज हुआ रुद्राभिषेक, जल्दी शिलान्यास की घोषित होगी तारीख। भारतीय कूटनीति और दोनों देशों की बातचीत के बाद लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटी। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय देश के संक्रमण से ज्यादा प्रभावित 50 टीमों को 15 राज्यों में भेजेगा। ये टीमें कोरोना के प्रभाव को कम करने में देंगी तकनीकी सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा कदम, गौवंश की हत्या करने वालों को होगी 10 साल की सजा। कैबिनेट ने पारित प्रस्ताव पर गौवध निवारण अध्यादेश 2020 लाएगी सरकार। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि परिसर में जहां एक और राम मंदिर निर्माण के लिए समतलीकरण का कार्य चल रहा है, वहीं 28 वर्षों के अंतराल पर परिसर में स्थित कुबेर टीला पर विराजमान भगवान शिव का अभिषेक किया गया। उनकी पूजा अर्चना के साथ ही अखंड भारत के निर्माण, विश्व में फैली कोरोना महामारी से मानव मात्र की सुरक्षा, समस्त मानव जाति के सुख समृद्धि और विराजमान रामलला स्थल पर निर्विघ्न रूप से भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण की कामना की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास और अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास अन्य संत धर्माचार्यों के साथ श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित कुबेर टीला पहुंचे। वहां टीले पर विराजमान भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और बाधा रहित राम मंदिर निर्माण के शीघ्र निर्माण के साथ साथ संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की। बहुत दिनों से उपेक्षित कुबेर राम जन्मभूमि परिषद कुबेर टीला पर भगवान शिव जी का मंदिर था। मैंने पहले दर्शन किया, इच्छा हुई कि अभिषेक करना चाहिए, तो आज सभी लोगों ने मिलकर के भगवान शिव जी का अभिषेक किया। विधि विधान से भगवान से प्रार्थना किया गया, राष्ट्र अखंड हो, राष्ट्र में जो बहुत बड़ी महामारी फैली है, महामारी दूर हो, सभी सुखी समृद्धशाली हों। भगवान श्री राम जी के जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण, बस इतना। पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से चला आ रहा विवाद थमता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख में दलवान समेत 3 जगहों से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट गई हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान इलाका, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेना और वाहनों को 2.5 किलोमीटर पीछे लेकर चले गए। भारत ने भी अपने कुछ सैनिकों की वापसी की है। सरकार के शीर्ष सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने जानकारी दी। आगे की कार्रवाई के लिए कमांडर स्तर पर बातचीत होगी। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के सूबू हेमधामा इलाके में सुरक्षा बलों ने अब तक 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और CRPF ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। संदिग्ध इलाकों में सुरक्षा बलों को देखकर छिपे आतंकवादियों ने गोली चलाई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। पिछले 1 सप्ताह में शोपियां जिले में ये तीसरी मुठभेड़ है। पिछले 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अनलॉक 1 में हमें और भी अनुशासित होना होगा। उन्होंने कहा कि इस दौर में पहले से ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और फेस कवर, साफ सफाई का ख्याल रखना और सांस लेने का जो सही व्यवहार है उसका कड़ाई से पालन करना होगा। कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 16वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी दफ्तरों के खुलने पर उनके प्रमुखों से कोविड-19 के खिलाफ सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा। उन्होंने कहा कि अभी संतोष में रहने का समय नहीं है। मंत्री समूह को कोविड-19 लड़ने के लिए तैयार किए गए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री समूह को देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति, प्रतिक्रिया और प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई है। एक प्रस्तुति के माध्यम से मंत्री समूह को भारत के अन्य देशों के मुकाबले लॉकडाउन में दी गई छूट के दौरान पैदा हुई जो स्थिति है उस पर प्रकाश डाला गया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय उपनगरीय निकाय शहरों में एक केंद्रीय टीम भेजेगा जहां कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। टीम 3 सदस्यों वाली होगी। इसमें 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और 1 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इस तरह की 50 टीमें तैयार की जाएंगी। 15 राज्यों के इन 50 शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भी 7 शहर जिले कोरोना संक्रमण के लिहाज से बड़ी चुनौती बन गए। यहां भी केंद्र सरकार के विशेषज्ञ टीमें जाएंगी। ये टीमें राज्य सरकारों की सहायता के लिए जो उन्हें कोरोना से लड़ने में तकनीकी सहायता भी प्रदान करेंगी। साथ ही स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम महाराष्ट्र के 7 जिले और नगर पालिका का दौरा करेगी, जबकि तेलंगाना की 4, तमिलनाडु के 7, राजस्थान के 5, असम के 6, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों के साथ दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात के 3 जिलों का दौरा करेगी। ये केंद्रीय टीमें मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 जिलों का दौरा कर सभी प्रभावित राज्यों का रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। आईआईटी कानपुर में स्थापित क्यूटो हेल्थ टेक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के क्रम में अपना पहला इंटेलिजेंट डिसइंफेक्टेड चैम्बर विकसित किया है। आईआईटी कानपुर इंक्यूबेटर के सीईओ डॉक्टर निखिल अग्रवाल के अनुसार सनीवॉक एआई पावर्ड फेस रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग करता है, जो इसके माध्यम से गुजरने वाले हर व्यक्ति के तापमान को रिकॉर्ड करता है। यदि तापमान सामान्य सीमा से अधिक है तो सनीवॉक का दरवाजा नहीं खुलेगा और अलार्म बज जाएगा। लोगों ने कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, नो ह्यूमन टच एक चेंबर विकसित किया है। ये चेंबर 4 स्टेजेस में काम करता है। ये किसी भी ऑफिस पे, मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है कि पहले स्टेज में जो आदमी है वो चेंबर गेट पे जाता है, उसका वहाँ टेम्परेचर, एक्यूरेट टेम्परेचर लिया जाता है। अगर टेम्परेचर उसका नॉर्मल है तो एक गेट ओपन होता है। उस गेट के अंदर वो द पर्सन कैन एंटर द चैम्बर। वहाँ पर एक फॉगिंग, जो ग्रीन सिंथेसाइज बायोडिग्रेडेबल नॉन टॉक्सिक है फॉग, वो यूज़ किया गया है। उससे फॉगिंग होगी और फॉगिंग का हमने इसलिए यूज़ किया है कि स्प्रे कई बार बॉडी के अंदर नहीं जाता वो की और बहुत ज़्यादा गंदगी फैला सकता है। फॉग के जरिए इवन कपड़ों के अंदर और स्किन के ऊपर कम्प्लीटली फॉग रह जाता है और आपको 10 सेकेंड के अंदर आपको डिसइंफेक्ट कर देता है। पूर्वोत्तर रेलवे मंडल द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता बरती जा रही है। मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने बताया कि 1 जून से चल रही ट्रेनों में यात्रियों के पास कंफर्म टिकट होना चाहिए। अगर कंफर्म टिकट नहीं है तो प्लेटफॉर्म पर भी नहीं जा सकते हैं। स्टेशनों पर संक्रमण से बचाव के लिए कैमरे के माध्यम से टिकट व यात्री को स्कैन किया जा रहा है, जो कि प्रवेश का टच फ्री तरीका है। थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजिंग मशीन और फेस मास्क की अनिवार्यता है। ट्रेनों में संक्रमण से बचाव के लिए पर्दे आदि नहीं लगाए गए हैं और खाने पीने की चीजें सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। 1 जून से भारतीय रेलवे में 200 ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें लखनऊ मंडल पूर्वोत्तर से 2 ट्रेन, गोरखपुर से 4 और बिहार आदि से ट्रेनें चल रही हैं। स्टेशन में यात्रियों के आने तथा जाने की अलग अलग सुविधा की गई है और ट्रेनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है।
स्टेशन जब भी वो पहुंचेंगे तो उनके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए। बिना कंफर्म टिकट के उनको यात्रा की अनुमति नहीं है। और उसके अलावा फेस मास्क या फेस कवर अनिवार्य है। उसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है जिसमें कि उनका कोई भी लक्षण नहीं कोरोना संबंधित आना चाहिए, एसिम्प्टोमेटिक होने चाहिए वो लोग। और सैनिटाइज़र वगैरह वहाँ पर हम लोगों ने स्टेशन पे लगाए हैं, उन सब का प्रयोग करके और एक टच फ्री तरीके से उनको स्टेशन पर अंदर एंट्री दी जाती है। सिंगल एंट्री सिंगल एग्ज़िट की गई है जिससे कि कोई मिक्सअप ना हो, भीड़ भाड़ का माहौल ना हो। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी पूरे हम लोगों ने तैयारी कर रखी है। लिनन देना इस समय डिसकंटिन्यू कर रखा है, कर्टन्स भी नहीं हैं। और जो खाने पीने की वस्तुएं हैं पेंट्री से जो पहले मिलती थी वो काफ़ी लिमिटेड मात्रा में है। सारी ट्रेनें जो चल रही हैं लखनऊ से 2 चल रही हैं, एक दिल्ली के लिए है जो कि 022229 लखनऊ मेल जो हमारी चलती थी उसके पाथ पर है और स्टॉपेजेस भी वही हैं। और दूसरी जो चल रही है वो लखनऊ से मुंबई के लिए है जो कि स्पेशल ट्रेन है, लेकिन पुष्पक ट्रेन के ही मार्फत उसके भी स्टॉपेजेस इत्यादि हैं। गौवध को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गौवध निवारण अधिनियम में बदलाव कर सजा को और सख्त बनाने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अध्यादेश 2020 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। गौवध निवारण अधिनियम को और अधिक मजबूत और प्रभावशाली बनाने का निर्णय जन भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने लिया। प्रदेश में गौवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लगेगा। ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। आगरा में बुलंद दरवाजे के लिए विख्यात फतेहपुर सीकरी में प्रधानमंत्री के मेरा गांव मेरा देश अभियान के तहत जल संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। फतेहपुर सीकरी से भाजपा सांसद राजकुमार चाहर द्वारा गांव-गांव जाकर जल संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। फतेहपुर सीकरी इलाके के गांव में मेरा देश मेरा गांव जल संरक्षण अभियान के तहत नए तालाबों के साथ साथ सूखे पड़े तालाब और कुओं की खुदाई का कार्य सांसद राजकुमार चाहर द्वारा शुरू कर ग्रामीणों को जल संचय और संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गांव के युवाओं ने एक साथ मिलकर श्रमदान किया और लोगों से साफ सफाई का कार्य करने की अपील की। ये पानी की कमी के निराकरण के लिए वैसे तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हर घर को जल हर घर को नल एक योजना लागू की है और आगरा जनपद उसमें प्रारंभ में नहीं था, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था और मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि आगरा जनपद को भी इसमें शामिल किया जाए। तो मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आगरा जनपद भी उस योजना में शामिल हुआ है। तो गांव-गांव एक तो ये जल संरक्षण अभियान का ये कार्यक्रम हम लोग श्रमदान के द्वारा कर रहे हैं। जो लेबर है, जो कहेंगे जो श्रमिक है हमारा साथी, चाहे वो प्रवासी हो चाहे लोकल गांव का हमारा श्रमिक हो, वो गांव में मनरेगा से काम कर रहा है, लेकिन हम श्रमदान की एक आदत डालें और श्रमदान के द्वारा हम गांव के पोखर में नौजवानों को साथ लेके पोखर की खुदाई करने का काम और जल के संरक्षण के लिए जल के संचय के लिए एक अभियान ही हमने चलाया है गाँव-गाँव। हमीरपुर में लॉकडाउन के चलते गरीबों असहायों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमीरपुर जनपद में अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण शुरू कर दिया गया है। जिले में 2,20,000 कार्ड धारक हैं। वितरण के पहले दिन ही राशन की दुकानों पर लोग खाद्यान्न लेने आने लगे। जिला पूर्ति अधिकारी राम जतन यादव ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि दुकान नियमित रूप से खोलकर इस योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें ताकि उपभोक्ताओं को ये ज्ञात हो सके। उपरोक्त वितरण पूर्णतया निःशुल्क है और इसका वितरण अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी दोनों प्रकार के कार्ड धारकों में 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के आधार पर किया जा रहा है। इस कोटे में राशन लेते हैं। प्रधानमंत्री जो वो हैं लाभ उसे सब मिलता है। लॉकडाउन में गेहूँ, चावल, चना आदि सब कुछ मिलता है। चावल 1 किलो
प्रति यूनिट मुझे गल्ला भी मिला है और भारत सरकार मुझे बहुत मदद दी है सब लोगों को। और जो है मैं मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ। इस लॉकडाउन की अवधि में हमारी मुसीबतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने ये राशन की जो व्यवस्था की, उसके अंतर्गत मुझे प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न और 1 लाइफबॉय साबुन प्राप्त हुआ। मैं केंद्र सरकार के इस सराहनीय कार्य के लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। आभार। और सरकारी राशन की दुकान से हमको 20 किलो गेहूँ, 15 किलो चावल, 1 किलो चना मिलता है और कैंटीन में मिल रहा है जब से प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चालू की। गोरखपुर में कोरोना महामारी के कारण लोग रोजगार से वंचित हो गए थे और आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई थी। कोरोना से बचने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा सोशल डिस्टेंस, मास्क पहनने और हाथों को सैनिटाइज करना प्रमुख रूप से जनता को बताया गया था। घर में और बाहर बिना मास्क के न निकलने की सलाह दी गई थी। ऐसे में मास्क की आवश्यकता सबको पड़ने लगी और मास्क की कमी होने लगी। इसको ध्यान में रखते हुए सहकार भारतीय साक्षी महिला स्वरोजगार संस्थान की संचालिका मीनाक्षी राय आगे आई और लॉकडाउन शुरू होते ही मास्क बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं से संपर्क किया और उनके घरों पर मास्क और बनाने के लिए कटिंग कराकर भेजा जाने लगा, जिससे प्रति महिला 50 से 150 मास्क प्रतिदिन बना रही हैं। जब जैसे लॉकडाउन था तो मैम हमको फ़ोन करके बताएं कि जैसे आइए आप सिलाई उलाई कीजिए, आपका एक ही होगा। तो मैम उनको बोले कि ठीक है, तो मैम मेरे घर पे पहुंचाती थी मास्क सीखने के लिए। जब लॉकडाउन खत्म हो तो यहाँ पे सभी बहुत जैसे राहत लोग भी होने लगे हैं, जैसे सिलाई कर रहे हैं तो बच्चा लोग को पढ़ाई में भी चल रहा है, ऐसे मास्क जैसे रोज 100-150 पीस भी होता है। इससे महिलाओं को काफ़ी सहयोग मिला है और मतलब अर्थव्यवस्था उनकी सुधर गई। परिवार के सब लोग खुश भी हैं। पहले तो वही लोग इतनी मुश्किलें मतलब वो लोग निकलने नहीं देते थे, क्या करोगी जाके इस महामारी में, इस समय अगर किसी को कुछ हो गया तो। क्योंकि यहाँ पूरे हॉल को हम लोग रोज़ सैनिटाइज भी करवाते हैं। यहाँ हमने हैंड वॉश और सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। जो महिलाएं आती हैं पहले हैंड वॉश करती हैं और फिर उसके बाद सैनिटाइज़र लेकर के और तभी वो मशीन पर बैठती है। जनपद बाराबंकी में कोरोना संकट के इस दौर में गरीबों के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक वरदान साबित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कोरोना वायरस की चिंता से मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने बाराबंकी जिले के कमजोर वर्ग की महिलाओं को गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 माह तक मुफ्त गैस सिलेंडर देकर बड़ी राहत दी है। देश में जारी लॉकडाउन के कारण कोई रोजगार का साधन न मिल पाने से इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ था। ऐसे में सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। कोरोना की वजह से जो दुकान और सब बाजार बंद है, इस वजह से मोदी जो सहायता कर रहे हैं, मोदी जी सिलेंडर दिया है उस फ्री में, उसको भराने के लिए भी पैसे दिए हैं, भरवा रहे हैं, इसके लिए सहायता मिल रही है। तो मोदी जी को, योगी जी को थैंक यू। कोरोना की वजह से गरीबों पे बहुत ही आर्थिक स्थिति मतलब सही नहीं है, इसकी वजह से गरीबों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। इस समय मोदी जी ने जो गरीबों की सहायता के लिए उज्ज्वला योजना के तहत जो स्कीम निकाली, इससे हम गरीबों को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है और इसकी वजह से हम लोग का जीवन यापन सही चल रहा है। जो भी सुविधाएं हम लोगों को मोदी जी ने दी है, बहुत ही उसके लिए उनका बहुत ही धन्यवाद। मोदी जी ने, योगी जी ने बहुत मदद की, फ्री का राशन दिया हम लोग को और उज्ज्वला वाली गैस भी दी, जिसकी वजह से काफ़ी मदद मिली है और हम लोग के आगे का जीवन चल रहा है इसी वजह से, वरना और भी दिक्कतें आ जाती, इसलिए हम उनको बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कर रहे हैं। चित्रकूट में प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए नागरिकों के बिना मास्क लगाए या चेहरा ढके सार्वजनिक स्थलों पर जाने में रोक लगा दी है। ऐसे में मास्क की आपूर्ति की समस्या न हो, जिसके लिए चित्रकूट जिले में जिलाधिकारी शेषमणि पांडे ने कारगर कदम उठाते हुए लोगों तक आसानी से सस्ते मास्क उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित कपड़े के मास्क की फुटकर बिक्री हेतु स्टॉल खोल दिए हैं, जिस पर सुबह से लेकर शाम तक बिक्री की जा रही है। जहां जनमानस को मात्र 10 रुपए में 2 मास्क दिए जा रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग सस्ते मास्क खरीद रहे हैं और सरकार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं।
हमारे स्वयं सहायता समूह की दीदियों द्वारा निर्मित है। मास्क 2 लेयर मास्क है। इसमें एक मास्क 13 रुपये 60 पैसे का पड़ता है, जिसमें 5 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से 10 रुपये में 2 मास्क हम जन सामान्य को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें 5 रुपये ग्राहक के माध्यम से और 8 रुपये 60 पैसा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के खाते में डायरेक्ट दिया जाएगा, जिससे इसमें समूह की दीदियों की आमदनी भी होगी, उनको रोजगार भी मिलेगा। और जो आज इस समय महामारी फैली हुई है, इसके बचाव के लिए हर एक जन सामान्य के पास मास्क भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। मतलब 5 रुपये में अगर एक मास्क मिल रहा है हमें तो बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति ले सकेगा इसको, हर व्यक्ति तक पहुंच भी सकेगा। इस समय ऐसा चल रहा है कि जरूरी है मास्क पहन के सबको बाहर निकलना। अच्छा सरकार का जो वो है संस्था द्वारा जो बहुत अच्छा प्रयास है। 5-5 रुपये में गरीब लोग भी ले सकते हैं, है ना। और मास्क आज के समय में बहुत अनिवार्य है सबके लिए, जिस तरह की बीमारी चल रही है। सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों, पारंपरिक कारीगरों एवं प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरी, लोहार, नाई, कुम्हार, राजमिस्त्री, हलवाई, दर्जी, बढ़ई, सुनार, मोची आदि के कौशल को बढ़ाने व आजीविका के साधनों को मजबूत किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभार्थियों को जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से 6 दिवसीय प्रशिक्षण देने के बाद निःशुल्क संबंधित टूल किट दिया जाएगा। प्रशिक्षण व टूल किट प्राप्त करने के बाद जरूरतमंद स्वरोजगार स्थापित करने के अलावा औद्योगिक इकाइयों में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकता है। देखिए, अभी तक हम भी बेरोजगार थे और पैसे का अभाव था। ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना आई है। इसमें जितने भी सारे बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और हमारी भी एक इच्छा थी कि हम अपना एक रेस्टोरेंट खोलें जिससे हमें लाभ मिले, तो अब वो जाके अब ये इच्छा पूरी होगी जाके। विश्वकर्मा संत समाज योजना, इसके तहत हमको अच्छी सुविधा मिल रही, ट्रेनिंग मिल रही है, इसलिए हम ये ट्रेनिंग का फ़ायदा लेना चाहते हैं। और अपना माननीय प्रधानमंत्री की जो योजना है, ये सब योजना के लिए हमको सब कुछ अच्छा है, हर एक चीज़, इसलिए हम प्रधानमंत्री का सत नमन करते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत 10 ट्रेडों में 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। नाई, दर्जी, टोकरी बुनकर, हलवाई इत्यादि जो हैं विभिन्न ट्रेडों में 6 दिन का प्रशिक्षण उपरांत इनको उस ट्रेड में टूल किट वितरण की जाती है। जो प्रवासी मजदूर हैं वो इस विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं और दूसरे को रोजगार भी दे सकते हैं। ये योजना जो है प्रवासी मजदूरों के लिए और लॉकडाउन के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। यदि ये ट्रेनिंग प्राप्त कर लेंगे तो ये दक्ष हो जाएंगे, किसी लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ हैं उनमें ये रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। जौनपुर नगर की शाही तारीखी जामा मस्जिद सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार मस्जिद परिसर को खोल दिया गया है। मस्जिद परिसर में केवल 5 ही लोग प्रवेश करेंगे। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को खोला गया है। शाही जामा मस्जिद को पूरी तरह सैनिटाइज कराया गया, जिसके बाद नियमों के अनुसार लोगों ने मस्जिद में प्रवेश किया। साजिद अलीम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में प्रवेश करेंगे उन्हें नमाज पढ़ने से पहले अपने हाथ को सैनिटाइज करना होगा और उनकी थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी और मस्जिद परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। आज जैसा कि शासन की गाइडलाइन जो आई थी, उस गाइडलाइन को हम लोगों ने पूरी तरह उस गाइडलाइन का पालन करते हुए टेम्परेचर मशीन, सैनिटाइज़र और जो 5 आदमी की गाइडलाइन थी वो 5 आदमी के साथ हम लोगों ने अभी ज़ोहर की नमाज़ अदा की और आगे भी हम इसी तरह से नमाज़ अदा करेंगे। और जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उन लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मस्जिदों में बराए मेहरबानी 5 आदमी नमाज़ पढ़ें और जो भी गाइडलाइन है सरकार द्वारा उसका पालन करें।
मेरठ मेडिकल कॉलेज के ओएसडी व केजीएमयू लखनऊ के पल्मोनरी एवं क्रिटिकल केयर विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश और जिलाधिकारी अनिल ढीगरा ने बचत भवन में संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता की, जिसमें डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि इस लॉकडाउन को लर्निंग एक्सरसाइज के रूप में लिया गया है। अब सब लोग समझ गए हैं कि हमें हाथ जोड़कर नमस्ते करनी है, 2 गज की दूरी रखनी है और हमेशा मास्क लगाकर रखना है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन अब लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, जनता को साथ देना चाहिए जिससे कोरोना से आसानी से लड़ा जा सके। वहीं जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि मेरठ के जिला अस्पताल में 2 नेट मशीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से लगाई जा चुकी है, जिसमें 1 घंटे में 50 सैंपल लिए जा सकेंगे। उनका रिजल्ट भी तुरंत आएगा तथा 2 मशीनें और मेरठ जिले में इसी सप्ताह लगने वाली हैं। उन्होंने बताया कि 1500 बेड की व्यवस्था कोरोना वायरस मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में कर दी गई है तथा प्राइवेट अस्पतालों से भी बात की जा रही है। मेरठ जनपद में कोरोना महामारी से लड़ने की पूरी तैयारी है। ये तो हम ही लोगों को तय करना है कि हम लोग किस तरफ रहना चाहते हैं, ये स्प्रेड की तरफ रहना चाहते हैं या इसके सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं। मेरा एक ही अनुरोध है बार बार आपसे कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको काम पे भेजा जाए, वो काम पे जाएंगे, लेकिन जो लोग बीमार हैं, जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको बचा के रखना हर घर की जिम्मेदारी है और वो हर घर में लोग हैं, आपके घरों में भी होंगे, उन सबको बचा के रखिए। आप अगर शूट पे जा रहे हैं तो अपने माताजी को, पिताजी को, बच्चे को जरूर सेफ्टी के साथ रखें। आप अलग कमरा बना लीजिए, आप उसमें रहिए, उनको घर में रहने दीजिए, वो घर में हाथ बटाएं, सब चीजों को करें, सारे काम करें। लेकिन जो बाहर का जितना काम है, सब्जी लाने का काम हो, चाहे राशन लाने का काम हो, चाहे काम पे जाने का काम हो, चाहे रिपोर्टिंग के लिए आना है, वो आप करिए, आप आइसोलेट हो जाएं। जो काम करने वाले लोग हैं, मुझे लग रहा है आसानी से आइसोलेट हो सकते हैं। रादर के बच्चे तो दौड़ दौड़ के आप जानते हैं कि दादाजी दादी सब पे पहुंचेंगे, आप पे पास आएंगे, तो ये भी एक कैरियर का काम करेंगे बच्चे। तो अपने आप को आइसोलेट करना शायद ज्यादा अच्छा होगा। इन मेजर्स को लेना है हर घर में। इस मैसेज को लाउडली सही तरीके से आप लोग हर घर में पहुंचा दीजिए। आप चाहते हैं कि आपके घर के लोग सुरक्षित रहें, इस समाज के लोग सुरक्षित रहें, तो इसके लिए इस वायरस के साथ अगर जीना है तो हमें सावधानी से जीना होगा। डरने की जरूरत नहीं है, डराने की भी जरूरत नहीं है। ये जो हमारा भाव है कि हम लोग एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन को सामने रखें। बहुत सारे लोग आपने नहीं लिखे कि जिन्होंने कोमोर्बिड होते हुए भी इस वायरस को मात दी है, ज्यादा उम्र में भी मात दी है। किडनी तक के मरीजों ने, डायबिटीज के मरीजों ने, कितनों ने मात दे करके आए हैं। वो क्यों नहीं आपके लिए रोल मॉडल हैं? उनको क्यों नहीं आप समाज के सामने पेश करते हैं कि अगर ये फाइट करके आ सकते हैं तो हमारे लोग ये क्यों नहीं आएंगे? अभी तक जो है लगभग 1500 बेड जो हैं हम लोगों ने पॉजिटिव केसेस के लिए तैयार अपने जनपद में करा लिए हैं, जो हमारे सरकारी व्यवस्था में हैं। इसके अलावा हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि जितने भी नर्सिंग एसोसिएशन या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लोग भी आगे आएँ। जैसे इसमें अभी एक आनंद हॉस्पिटल का नाम आया था कि वो लोग अपना 100 बेड का मिनिमम बनाना चाहते हैं, उसमें टीम ने विजिट भी कर लिया है। इसके अलावा हमने और लोगों को भी मोटिवेट किया है कि वो लोग भी मोटिवेट हों और हमारे यहाँ पे कोविड और नॉन कोविड जो भी है अपना एक एसोसिएशन के माध्यम से उसको फ्रंट में आए और अपने हॉस्पिटल्स को भी कोविड हॉस्पिटल की फैसिलिटी के रूप में प्रोवाइड करना शुरू करें, ताकि जनता में एक मैसेज ये भी रहेगा कि कोई जनता में चिकित्सा का अभाव हमारे जनपद में नहीं रहेगा। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।